स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनावों पर। और कुल 234 सीटें हैं जिसके लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। परिणाम 2 मई को आएंगे। और कौन है मुख्यमंत्री पद की दौड़ में? एक तरफ है स्टालिन और दूसरी तरफ है पलानीसामी। क्या तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इस बार जो बड़े दिग्गज नेता हम देखते थे, एक तरफ करुणानिधि दूसरी तरफ जयललिता, इतने बड़े दिग्गज नेताओं की कमी क्या खलेगी इस बार के चुनावों में तमिलनाडु में? जिस तरह हम बात करें तो क्या ये जो आकर्षण है चुनावों का, इलेक्शन का, वो क्या फीका पड़ता हुआ नजर आएगा? और क्या क्यों ऐसा है कि बीजेपी या कांग्रेस को और कोई भी नॉर्थ इंडियन या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी द्रविडियन पॉलिटिक्स में अपनी जगह नहीं बना पाती? कितनी मजबूत किला है, कितनी मजबूत वॉल है कि द्रविड़ पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की बात करें तो एक तरफ डीएमके और एक तरफ एआईडीएमके, ये दो बड़ी पार्टियों में कांटे की टक्कर होती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। बहुत बहुत स्वागत है शेखर जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्कार। तो शेखर जी, तमिलनाडु का इलेक्शन अगर हम देखें तो अपने आप में अलग होता है। अब जो है इस बार ये भी कहा जा रहा है कि इतने बड़े स्टॉलवर्ड लीडर्स, चाहे करुणानिधि की बात करें, जयललिता की बात करें, उनके ना होने से क्या तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है उनमें उनकी कमी नजर आ रही है? क्या वो जो एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो अट्रैक्शन होता था जब करुणानिधि होते थे या जयललिता थी, तब जितने बड़े स्तर पे होता था, अब क्या वो कमी नजर आ रही है? क्या वो फीका पड़ता दिख रहा है? बिल्कुल। इस बार चुनाव में कोई बड़े सुपर लीडर कोई नहीं है। जैसे आपने कहा, करुणानिधि का देहांत हो गया था, जयललिता की भी डेथ हुई, और उसके बाद डीएमके विदाउट करुणानिधि और एआईएडीएमके विदाउट जयललिता, ये एक पोजीशन है। लेकिन साथ में इस चुनाव में और कई चीजें हैं जो पिछले चुनाव में, मतलब पिछले जितने चुनाव में नहीं हुए। वो है कि एक प्रकार से हमेशा एक फिल्म पावर होता था, यानी सिनेमा का अपील। देखिए, एआईएडीएमके को जिन्होंने स्टार्ट किया वो थे बड़े सुपरस्टार, उनका नाम था एमजीआर या एमजी रामचंद्रन। और डीएमके में भी देखेंगे, करुणानिधि का भी सिनेमा में काफी रोल है, क्योंकि वही स्क्रिप्ट लिखते थे जिस स्क्रिप्ट में एमजीआर हीरो बनते थे, और सारे वो फिल्म्स सोशल फिल्म्स थे जिसमें सोशल मैसेज था। तो तमिल सिनेमा एक प्रकार से पॉलिटिकल सिनेमा था। तो इस बार अब क्या देख रहे हैं, एक तो जैसे आपने कहा करुणानिधि नहीं है, जयललिता नहीं है, दूसरा कोई बड़ा सिनेमैटिक अपील करके कोई नेता नहीं है। अवश्य कमला हासन जैसे एक एक्टर हैं, उन्होंने एक अपनी नई पार्टी शुरू की थी, लोकसभा चुनाव में भी वो कैंडिडेट्स खड़े किए थे। इस बार सारे 234 कॉन्स्टिट्यूंसीज भी कैंडिडेट दिए, लेकिन सिनेमा का रोल उतना नहीं है। और मैं तीसरा जो फैक्टर इस चुनाव में है कि कोई बड़ा वेव नहीं है। देखिए, कोई एंटी इनकम्बेंसी वेव नहीं है या कोई बड़ा प्रो डीएमके के लिए कोई वेव नहीं है। एक प्रकार से वेवलेस इलेक्शन है। अगर कोई वेव नहीं है तो इसका मतलब है काफी चीजें अंडर करंट है जो सामने दिखाई नहीं देगा। और लगातार एक जो जो बाकी जो फैक्टर्स इसमें आते हैं, एक फैक्टर है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने काफी मदद किया एआईएडीएमके वहां पे मिनिस्ट्री को, क्योंकि जयललिता के देहांत के बाद एडीएमके में एक प्रकार से काफी इंटरनल फैक्शनल फाइट शुरू हुई। और उसी समय आपने देखा होगा कि वो जजमेंट भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वो करप्शन केस में, जिसमें जयललिता भी प्राइम एक्यूज थी, उसके साथ उनकी सहयोगी शशिकला भी थी। क्योंकि जयललिता का डेथ हो गया था, वो केस उनके खिलाफ नहीं था, केवल इन पर था, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 4 साल की जो लोअर कोर्ट ने जो सजा दी थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी संपत्ति इकट्ठा करना, उस मामले में वो 4 साल होके वो वापस आए, जेल से निकले। और तो इस बार वो फैक्टर भी है। और प्रधानमंत्री की जो रोल अवश्य क्या रहा है कि वहां पे कई कार्यक्रम को उन्होंने, कई प्रोजेक्ट्स को ये किए। साथ में जब एडीएम के अंदर जब शशिकला चली गई तो काफी रोल प्रधानमंत्री का रहा। ये दोनों इनको बुला के, यानी जो मुख्यमंत्री अभी जो है पळनिसामी और उनके जो डिप्टी सीएम है वो पनीर सेल्वम, इन दोनों को बुला के प्रधानमंत्री का एक ही मैसेज था, क्योंकि जयललिता उनके लॉन्ग स्टैंडिंग उनका फ्रेंडशिप था।
तो जी उन्होंने इन दोनों नेता को समझाया कि भाई आपको जो मैंडेट जयललिता ने दिलवाई 2016 में, वो मैंडेट क्या था? वो मैंडेट यही था कि आप एडीएमके डीएमके के खिलाफ वो मैंडेट था, और सेकंड टाइम उन्होंने जीत के आई, क्योंकि जी 2011 से 2016 जयललिता की एक टर्म रही। उसके बाद जो 16 से यही टर्म था, बीच में उनकी डेथ हो गई है। बीच में क्या, शुरू में ही डेथ हो गई। तो एक प्रकार से एक मॉरल बाइंडिंग जो प्रधानमंत्री ने दी है इन पर, कि आप किसी तरह यूनाइट होकर चलाओ, सरकार चलाओ, डीएमके को मौका मत दो। ये अपने आप में एक इश्यू बन गया इस चुनाव में, क्योंकि बार बार पळनिस्वामी के खिलाफ यही कहा जा रहा है कि आप एक प्रॉक्सी हैं, आप एक मुखौटा हैं, एक्चुअली पीछे है बीजेपी। तो ये भी एक फैक्टर रहा है इस चुनाव में। और जी दूसरी चीज, क्योंकि एक धारणा बन गई है कि क्योंकि ओपिनियन पोल्स भी ज्यादातर डीएमके को फेवर कर रहे हैं, और 10 साल से एडीएमके की ये चल रही है, तो इसका मतलब अभी टर्न डीएमके की बनेगी। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, ये जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, इसको स्टालिन और बाकी डीएमके नेता भी इसको लाइटली नहीं ले रहे। उनको भी लग रहा है कि लड़ाई काफी टाइट है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तमिलनाडु से आपकी 39 सीट्स है, पौंडीचेरी को मिला जाए तो वो 40 हो जाती है, और साढ़े जी 40 में 39 सीट्स आपको डीएमके को हासिल हुआ। डीएमके और अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस को 9 लोकसभा सीट मिली। तो लोगों को अंदर में एक इंप्रेशन हो गई कि क्योंकि इन्होंने लोकसभा चुनाव में अगर जी 40 से उन्होंने 39 सीट्स ली है, और खास करके तमिलनाडु से जो 39 सीट्स है उसमें 38 सीट्स ली है, इसका मतलब अगले विधानसभा चुनाव में केवल एडीएम की पराजय होना ही है, तय है। लेकिन जी स्थिति वैसी नहीं है। हमने देखा कि लगातार लास्ट लोकसभा चुनाव से लेकर आज पळनिस्वामी सरकार ने किसी तरह ग्राउंड गेन कर ली है। ये भी बड़ी आश्चर्य बात है। नॉर्मली जी ऐसा होता नहीं, अगर लोकसभा चुनाव आप हार गए उसके बाद से ही लगातार एक बार डिक्लाइन होती है, लेकिन इस बार वो डिक्लाइन नहीं हुआ। कई कार्यक्रम से इन्होंने लॉन्च किया, कई वेलफेयर स्कीम लॉन्च किए, केंद्र से मदद से आपने देखा होगा कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, प्रधानमंत्री भी जाके कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। तो एक जी प्रकार से उन्होंने ग्राउंड काफी रिकूप कर पाए। लेकिन वो क्या, जी कितना रिकवर कर पाए, क्या वो रिकवरी एडीएमके के लिए क्या कुशन देगी, क्या लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर रहेगी? और वहां पे जैसे आपने कहा 234 सीट्स है, इसका जी मतलब जो हाफ ए मार्क है वो है 118। तो जिसको 118 मिलेगा वो सरकार बनाएंगे। तो ऐसी कई चीजें, और साथ में अलायंस की भी बात है कि क्योंकि जी डीएमके और एडीएमके काफी समय से, एमजीआर के समय तो इतना नहीं है, लेकिन जयललिता के समय और करुणानिधि समय हमने देखा है बात डिपेंड करते हैं बाकी पार्टीज में, उसमें कांग्रेस पर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक वोट रहा है, क्योंकि कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर्स वो तमिलनाडु से होते, जैसे आपके कामराज थे। आपके कामराज तो एआईसीसी के भी प्रेसिडेंट थे उस समय। कांग्रेस जो ओल्ड कांग्रेस था उसमें सब थे। जब पंडित नेहरू थे प्रधानमंत्री, तब कामराज थे कांग्रेस के अध्यक्ष। तो कांग्रेस अपनी कांग्रेस की 9-10% सीट रही है, लेकिन वो भी धीरे धीरे घटते घटते आई है। आज कांग्रेस भी बड़ी डिपेंडेंट है ये डीएमके पर, कभी एडीएमके पर, कभी डीएमके पर। दूसरी तरफ बीजेपी एक नया एंट्रेंट रही है, हमेशा नया एंट्रेंट है। लेकिन वाजपेयी के काल में, जब वाजपेयी की इंडिया सरकार थी, एक फेज था 98 से 99, जिस फेज में जयललिता का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने उस समय की ड्रामा सुनी होगी, कैसी जयललिता ने अपने लेटर ऑफ सपोर्ट राष्ट्रपति भवन भेजने के लिए कितने विलंब जी किए, कि उनकी जो डिमांड्स थी वो सारे वाजपेयी जी एग्री करें। फिर एक साल के बाद कई इनकी डिमांड्स थे, एक खास करके एक डिमांड था कि उनके खिलाफ जितने इनकम टैक्स केसेस हो वो विड्रॉ हो जाए। लेकिन वाजपेयी जी ने हाथ जोड़ दिया, कहे कि हम वो नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे कोर्ट में मामला है। उसके बाद उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ की। उन्हें सपोर्ट विड्रॉ करने में पीछे लगे हुए थे बड़े सूत्रधार हुए सुब्रमण्यम स्वामी, आज बीजेपी के एमपी है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने चाय पार्टी करके जयललिता और सोनिया को बुला के एडीएमके की सपोर्ट विड्रॉ कर दी, जिसकी वजह से पूर्णिमा जी जी 99 में, एक साल के बाद 1999 में दोबारा चुनाव हुआ लोकसभा। जब लोकसभा चुनाव हुआ, एडीएम को तो बाहर चली गई, लेकिन अंदर आ गई एनडीए में डीएमके। जी मतलब
एक चीज आप नोट कर लीजिए, ये द्रविड़न पार्टीज अपने पहचान रखना चाहते हैं और अलग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सत्ता में वो हमेशा चाहता है कि केंद्र में जो पार्टी हो सत्ता में उनसे अच्छी संबंध रखता है। इसीलिए हम आज क्या देख रहे हैं कि बीजेपी का वहां पे 20 सीट में लड़ रहे हैं एडीएमके के अलायंस के साथ। वो भाई बड़ा संख्या नहीं है, लेकिन उनकी भी पॉकेट्स है जिस पॉकेट से वो होप कर रहे कम से कम 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो उनके लिए इंप्रूवमेंट है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट आप देखिएगा, अपने इम्पैक्ट है। और 2014 में जब पहली बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर एक जो प्लेटफॉर्म बनी थी, एक अलग प्लेटफॉर्म था, एक थर्ड फ्रंट था तमिलनाडु में, जिसका एक ही मकसद था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उस थर्ड फ्रंट में कई पार्टीज थे, वाइको के एमडीएम के थे, कैप्टन विजयकांत है उनकी डीएमडी के थे, कई पार्टीज थे, लेकिन वो अलग हो गए। उनको भी 9% वोट मिली थी 2014 में, लेकिन 19 तक वो फ्रंट खत्म हो गया था। तो ये सारे फैक्टर्स आप देखने से एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डीएमके और एडीएमके हमेशा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े ताकि वहां वो सरकार बनाए तो अपने बल पे बनाए, लेकिन केंद्र में चाहते हैं एक फ्रेंडली पार्टी के साथ वो रखना चाहेंगे अच्छा संबंध, क्योंकि बिना केंद्र हेल्प तमिलनाडु में आज की जो तमिलनाडु की जो फाइनेंसेस रही है वो इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो सेंटर को लाल आंख दिखाकर वो शासन नहीं कर सकते। पूर्णिमा जी जी जी। तो केंद्र में जो सरकार है उससे चाहेंगी कि द्रविड़ियन पार्टी का पॉलिटिक्स एकदम अलग होता है, उसमें नॉर्थ इंडियन पार्टीज या नेशनल पार्टीज हैं वो नहीं घुस पाती। ये किला बड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं अपना, एक तरह से कहा जाए। और जिस तरह आपने बात की छोटी पार्टी है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो अलायंसेस हैं, जैसे डीएमके के अलायंसेस हैं, एआईडीएमके के अलायंसेस, इनमें ये कास्ट पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल, देखिए जितने छोटे पार्टीज की बात करते हैं तो सारे पार्टीज अपने जात के आधार पर बनी हुई है, लेकिन उनके नाम से पता नहीं चलेगा वो किस जात को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखेंगे, जैसे ले लीजिए पीएमके, पटाली मक्कल कच्ची, जो पार्टी एनडीए में भी रही है, वाजपेयी के काल में भी एक अलायंस पार्टनर थी, और कांग्रेस के नेतृत्व यूपीए सरकार में भी एक पार्टनर थी पीएमके। पीएमके अपने आप को वनियर जो बेल्ट है, जो सेंट्रल तमिलनाडु है, उस बेल्ट में जितने वनियर है उसकी सपोर्ट की दावा करती है और काफी इन्फ्लुएंस है। इस बार उन्होंने समझौता किया है एडीएमके के साथ, एक अलायंस किया है। उस अलायंस का जो मेन कारण है, एडीएमके सरकार ने उनको एक आश्वासन दिया है कि 10.5% का कोटा वनियर समुदाय को दिया जाएगा, वो ओबीसी कोटा के अंदर। तो वैसे भी बाकी पार्टी जैसे डीएमडी के कैप्टन विजयकांत एक्टर रहे हैं, और उनका भी एक कम्युनिटी है, वो है नायडू कम्युनिटी। ज्यादातर वो लोग तेलुगु बोलते हैं, तो तेलुगु स्पीकिंग नायडू कम्युनिटी है, वो ज्यादा डीएमडीके में होते हैं। वैसे एमडीएमके के लीडर भाई को वो भी नायडू कम्युनिटी की ज्यादा सपोर्ट होते हैं। अच्छा, दूसरा आप यूपीए के अगर कांग्रेस के ये देखेंगे, एक लीडर है तोल तिरुमावलवन जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी एक पार्टी है जिसका नाम है बीसीके, यानी विडदलई सिलतेगल, यानी ब्लैक पैंथर्स। वो एक दलित पार्टी है। ऐसे पार्टी दलित ऐसे करके अपने पहचान रखे हैं, और उसी पहचान से उनकी जो भी सीट मिल जाता है 5-6, और लड़ते भी 6 सीट में लड़ते हैं। लेकिन तमिलनाडु की जो ऐसी डेमोग्राफी है, तो ये छोटे पार्टीज का अपनी अपनी जगह है, तो वो ये नहीं करना चाहेंगे। पूर्णिमा जी जी बिल्कुल। तो शेखर जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या ऐसा है द्रविड़ पॉलिटिक्स में कि कोई भी जो नॉन द्रविडियन फ्रंट होता है वो कहीं टिक नहीं पाता। वोट शेयर की बात करें तो भी ये कहा जाता है कि कांग्रेस 1989 में सबसे ज्यादा 19.8% वोट शेयर लिया था, उसके ज्यादा कोई बढ़ नहीं पाता। नहीं, उसका कारण पूर्णिमा जी मैं आपको ले जाऊंगा कि हमारे 1947 से पहले की जो परिस्थिति थी वो है 19 आप देखेंगे 1937 के आसपास, जब सीआर राजगोपालचारी यानी राजा जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो कहा जाता था मद्रास प्रोविंस, तमिलनाडु का नाम नहीं था। और मद्रास प्रोविंस में क्या था, उन्होंने सोचा कि भाई दक्षिण प्रांत लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए। ऐसे करके उन्होंने हिंदी कंपलसरी पढ़ाने के लिए एक ऑर्डर कर दी। जब ये ऑर्डर कर दी, उस समय कांग्रेस के नेता तो सपोर्ट किए, भाई ठीक है हिंदी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब स्वाधीन संग्राम की लड़ाई चल रही है। गांधी जी भी काफी बार तमिलनाडु विजिट किए थे, तो हिंदी को लेकर एक प्रकार से एक जब
जब ये बात आई तो उस आंदोलन शुरू हो गया था, जो आंदोलन केवल हिंदी पढ़ाने को लेकर चालू हुआ। और राजा जी ने इतने इच्छुक थे हिंदी को वहां प्रोपेगेट करने में, उन्होंने दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की भी स्थापना की भी बहुत भूमिका निभाई। सो जब ये हिंदी पढ़ाना और हिंदी पढ़ने का लेकर चला, तो लोगों के अंदर पहले तो जेन्युइन डिफिकल्टी क्या है कि हिंदी वो समझते नहीं है, ज्यादातर लोग समझते नहीं है, इट्स अ फैक्ट। क्योंकि तमिल भाषा जो है, जैसे संस्कृत 2000 साल से है, वैसे तमिल भाषा का भी प्राचीन काल से वो है, अपने एक ये है। अगर भारत में अगर ओरिजिनल आप अगर भाषा की देखेंगे, एक है संस्कृत जिसका, और दूसरा तमिल, और दोनों भाषाओं में कई अन्य भाषाओं पर काफी असर दिखा है। जैसे आप देखेंगे तमिल का असर ज्यादा मलयालम लैंग्वेज पे है। मैं थोड़ा समय ले रहा हूं क्योंकि ये लैंग्वेज इश्यू को आपके दर्शकों की अच्छी तरह समझनी चाहिए। तो संस्कृत का इंपैक्ट तेलुगु में भी है, मलयालम में तो बहुत संस्कृत है, और कन्नड़ और तेलुगु में दोनों ऐसे ही कॉमन लैंग्वेज है, और तमिल का असर भी मलयालम में ज्यादा है। तो ये एक प्रकार से लैंग्वेज को लेकर एक डर पहले पैदा हुई 1937 में कि भाई अगर हिंदी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा, अंग्रेजों ने तो जब पहले शासन शुरू किया, वो तो तीन ही प्रेसिडेंसी थे ना, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इंग्लिश का वहां पढ़ाना और नॉर्मल था कि इंग्लिश सीखने का, लेकिन ये हिंदी का जब एंगल आया, इसमें काफी आंदोलन शुरू हुआ, जिस आंदोलन में पेरियार जैसे नेता लग गए। और क्योंकि उस समय कांग्रेस में ज्यादातर नेता ब्राह्मण समुदाय के थे, सारे वकील थे। जी जी। अच्छा, उनको कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि ज्यादा संस्कृत से उनकी पूजा वगैरह भी संस्कृत में थी, तो उनके लिए हिंदी ज्यादा दिक्कत नहीं था। और वो भी चाहते थे भाई क्या, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा बहुत तो संस्कृत सबको आता है तो हिंदी बोलने में क्या दिक्कत है। लेकिन वो एक पब्लिक में रिएक्शन हुआ जिसको पेरियार जैसे नेता ने उसको एक्सप्लॉइट किया। उस समय एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। वो जस्टिस पार्टी ने, जिसमें पेरियार भी एक लीडर थे, उन्होंने एक प्रकार से उसको एंटी हिंदी मूवमेंट भी किया, साथ में एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट भी किया। तो एंटी ब्राह्मण एंटी हिंदी ये दोनों मिक्स हो गया, क्योंकि ज्यादातर उनको लगा कि भाई ये तो सारे ब्राह्मणों के लिए तो दिक्कत नहीं है, ये अंग्रेजी में अच्छे बोलते हैं, हिंदी भी सीख लेंगे क्योंकि संस्कृत है। तो एक प्रकार से एक एंटी अपर कास्ट फीलिंग भी शुरू हुआ, साथ में भाषा को लेकर चला। और इस आंदोलन में क्या हुआ कि काफी समय ये चला, और दूसरे इश्यू पे 1939 में राजाजी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। वो कारण यही था कि उस समय के जो ब्रिटिश शासन, उन्होंने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जोड़ लिया, बिना भारत मूल्य लोगों से बात करके या भारत के नेता से बात करके इंडिया को वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिए थे, जिसको लेकर एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ जिसमें राजाजी इस्तीफा दे दिए। फिर उसके बाद क्योंकि ये हिंदी को लेकर काफी टेंशन था, तो उस समय के जो मद्रास के जो अंग्रेज गवर्नर थे, उन्होंने ये जो कंपल्सरी ऑर्डर थी राजाजी सरकार की, उसको वापस ले ली। 39 में वो सरकार गिरी, 40 में विड्रॉ हुआ। लेकिन बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बात आई कि अगर ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में करना तो किस भाषा को करें, तो ज्यादातर मांग आई भाई हिंदी, काफी लोग बोलते हैं हिंदी को करना चाहिए, और इंग्लिश को एक प्रकार से लिंक लैंग्वेज रखेंगे। लेकिन इसको ये जब बात आई और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नेता जैसे टीटी कृष्णमाचार्य भी बोले भाई हिंदी को ज्यादा, आप ठीक है हिंदी करिए लेकिन उसको कंपल्सरी मत कीजिए, अगर कंपल्सरी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यही हुआ कि भाई 15 साल के लिए 1950 में हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, उस समय हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और इंग्लिश चलेगी 15 साल के लिए, 1965 तक चलेगी। तो ये एग्रीमेंट जब स्टार्ट हुआ, लेकिन उसमें फिर आपने देखा होगा 1950 में भी काफी आंदोलन फिर शुरू हो गया। ये आंदोलन फिर उस समय पंडित नेहरू ने आश्वासन दिया कि जब तक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स नहीं चाहेंगे तब तक हिंदी कंपलसरी नहीं होगी, दूसरी अंग्रेजी में चलती रहेगी और कोई कंपल्सन नहीं होगा, कोई थोपा नहीं जाएगा। लेकिन जब जैसे 1961-62 आई, क्योंकि 15 साल का समय था, तो फिर बात आई भाई ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के अमेंडमेंट होना है। अच्छा, यहाँ पे जितने हिंदी प्रेमी थे, उसमें हिंदी प्रेमी में जनसंघ भी काफी हिंदी प्रेमी थे। वो बोले भी एक भारत एक भाषा, हिंदी क्यों नहीं, सबको क्यों नहीं सीखना चाहिए। ये इसमें क्या हुआ, जब जनसंघ जैसे पार्टी के और कांग्रेस के कई नेता जो उत्तर भारत के लिए, उनको लगा भाई क्या दिक्कत है, हिंदी में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी समझ नहीं पाए कि एक जेन्युइन डिफिकल्टीज है तमिलनाडु में, और कहीं ना कहीं एक मिसहैंडलिंग हुआ जिसकी वजह से
जब वो 65 के ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के अमेंडमेंट की बात हुई, तब तमिलनाडु में बहुत बड़ा राइट शुरू हुआ, जिसमें कम से कम 1000 से लोग जेल गए। और उसके बाद आपने देखा होगा 70 लोग की डेथ हुई, 70 लोग मारे गए, और उनमें कई लोग सेल्फ इमोलेशन केस है, जिन्होंने आग में अपने आप को आत्महत्या कर ली। तो ये 65 से लेकर जब चालू हुआ, उसको उस समय जो डीके पार्टी का हमने बात किया, पेरियार पार्टी, वो तब तक वो टूट चुकी थी, एक नई पार्टी बन गई थी, वो है डीएमके, द्राविडर कழகம்। डीके से बन गई द्राविडर मुनेत्र कழகம், यानी डीएमके। उसमें नेता थे, बड़े नेता थे सीएन अन्नादुरई, करुणानिधि भी थे, उस समय एमजीआर भी उसी पार्टी में थे। तो वो जब 65 के से लेकर 67 जब चुनाव आया, तमिलनाडु के चुनाव में कांग्रेस को ये बोझ ज्यादा पड़ी और कांग्रेस उस समय हार गई। 1967 में भक्तवत्सलन जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस वहां हार गई। उसमें बड़ा कारण रहा ये एंटी हिंदी, भाई हिंदी हमारे पे थोका जा रहा है, और हिंदी का जो यहाँ थोकने वाले हैं वही कांग्रेस है। तो कांग्रेस उस समय डैमेज हो गई। सो लगातार उसके बाद हमने देखा है, देखिए तब भी इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री, उन्होंने भी एश्योरेंस दिया, उन्होंने कहा ठीक है जब तक, तो इंदिरा गांधी ने भी कई एश्योरेंस करके उन्होंने कहा कि इंडेफिनिटली ये चलेगा, अभी कोई बात ही नहीं है, हिंदी भी चलेगी, अंग्रेजी भी चलेगी, कोई सरकारी कम्युनिकेशन दोनों भाषा में होगी। लेकिन हमने देखा लगातार 68, 69, तब तो डीएमके सरकार में आ गई। 67 में पहली सरकार अन्नादुरई की थी, फिर अन्नादुरई की डेथ के बाद करुणानिधि, वो सीनियर मोस्ट नहीं थे, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए। तो लगातार एक ये इश्यू रहा है। और बीच बीच में पार्टीज क्या करते थे, खास करके डीएमके, जब भी मौका मिलता था, मान लीजिए कहीं पे केंद्रीय ऑफिस में हिंदी में लिखा जाता था, चेन्नई में, इसको इश्यू बना देंगे, भाई यहां आप हिंदी में क्यों लग रहे हैं। या कभी कभी ऐसा भी है कि मान लीजिए कोई चिट्ठी आती है राज्य सरकार से केंद्र सरकार को, या कोई जो ऑफिसर होंगे जिनकी इतनी अंग्रेजी का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो हिंदी में चिट्ठी भेज दिए, उसको बड़ा मुद्दे बनाते थे, भाई देखो हमने इंग्लिश में पूछा, वो चिट्ठी भेजा, वो दे रहे हैं जवाब हिंदी में। इसी तरह हिंदी भाषा को लेकर पॉलिटिक्स चलती आई। आप आश्चर्य होंगे पूर्णिमा, ये केवल तमिल, अच्छा फिर वो लैंग्वेज फॉर्मूला आई, सब जगह 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, वो था कि अपने मातृभाषा और हिंदी और इंग्लिश, यही तो था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। लेकिन तमिलनाडु में पार्टीज के बीच में एक सहमति हुई, भाई हम यहाँ पे 2 लैंग्वेज करेंगे, तमिल और इंग्लिश, हिंदी हमें चाहिए नहीं। तो ये एक तरह वो पॉलिटिक्स रही है जिसमें केवल डर दिखा के कि भाई आप हिंदी आप करेंगे तो आप डिसएडवांटेज में रहेंगे। अच्छा, इसका ये मालूम, मतलब ये नहीं था कि अंग्रेजी का क्वालिटी अच्छा, जो अंग्रेजी पहले चलता था वो भी नहीं था। तो एक प्रकार से तमिलनाडु के जो युवा थे उनके लिए भी दिक्कत होता था, क्योंकि केरल के जो युवा हैं वो हिंदी स्कूल में पढ़ लेते हैं, और दिल्ली क्या, वो तो लद्दाख में भी मिल जाएंगे। एक ये भी कहा जाता है कि अगर लद्दाख सियाचिन में जाएंगे तो कोई मलयाली मिल जाएगा आपको, जो हिंदी बोल लेगा, कर लेगा। तो ये एक प्रकार से डिसएडवांटेज में रही है। और कि बार बार ये देखो, मैं आश्चर्य इसलिए कह रहा था, कर्नाटक में आपने देखा होगा 2018 चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने एक इश्यू बना लिया, भाई बेंगलोर मेट्रो में हिंदी में क्यों लिखा जा रहा है, हिंदी की जरूरत नहीं है, स्टेशन के नाम क्यों लिखते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बस कन्नड़ा और इंग्लिश चलेगी। तो जब मौका मिला, हमने देखा कि दक्षिण प्रांत के जो मुख्यमंत्री हो या कोई भी राजनेता हो, लैंग्वेज इश्यू एक प्रकार से भावना का भड़काने में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन साथ में क्या हुआ है कि यहाँ पे भी, उत्तर में भी, वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, वो भी थोड़ा समझ नहीं पाते इसकी सेंसिटिविटी क्या है। देखिए ऐसे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, आज अगर आप चेन्नई जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, कई बड़े शहर तमिलनाडु में जाएंगे, हिंदी बोलने वाले मिलेंगे, होटलों में हिंदी, बिहार के लड़के मिल जाएंगे, यूपी के लड़के मिल जाएंगे। वो कैसे मैनेज करते हैं मुझे पता नहीं, वो कैसे तमिल में मैनेज कर लेते हैं। और ज्यादातर हिंदी फिल्में अच्छी चलती है तमिलनाडु में। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो एक हमेशा एक अच्छा अस्त्र, ये एक अस्त्र है इन पार्टीज के सामने। तो यही बात, अच्छा अभी ये प्रॉब्लम अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी तमिलनाडु में पहले गए, क्योंकि हिंदी उनकी अच्छी बोलनी आती है, तो वो हिंदी में बोल लेते हैं, तो इसको लेकर भी टेंशन है। लेकिन अब इस बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने क्या बोले कि मेरा एक रिग्रेट है कि हमने तमिल भाषा सीखी नहीं। वही बात अमित शाह ने भी बोले। अच्छा, तिरुवल्लुवर का नाम लिया जा रहा है। तो एक देखिए, अगर
नेशनल पार्टीज थोड़ा कोशिश करके अगर द्राविडियन पार्टीज की पॉलिटिक्स को समझ के भाषा में थोड़ा सेंसिटिविटी मेंटेन करेंगे, जैसे इंदिरा गांधी काल में एक अच्छी चीज, क्योंकि इंदिरा जी बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते थे, सरल अंग्रेजी में तमिलनाडु लोगों के साथ उनका अच्छा एक इमोशनल कनेक्ट था, वो कभी हिंदी नहीं बोलते थे। लेकिन आज के नेतागण ज्यादातर जो उत्तर भारत के नेतागण, उनके इंग्लिश में इतनी कमांड नहीं है, या उनके अंदर सोचे भाई हमें क्यों बोलना है, उनके भाई वो समझे हमें, हम क्यों समझे उनको, वो तो हमारे वोटर्स नहीं है। तो ऐसी कई चीजें को लेकर जो डिस्कशंस बनी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चुनाव के समय बार बार यही बात आती है जो आप पूछ रहे थे, भाई नॉर्दर्न पार्टीज यानी राष्ट्रीय पार्टी, वो कहते हैं भाई आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो, आप नॉर्दर्न पार्टी, नॉर्थ इंडिया के हो। उसमें फिर मैंने यही कहा ना कि ये जो संस्कृत के खिलाफ भी जो पहले से जो चली आई थी, क्योंकि प्राचीन मंदिरों में तमिलनाडु में बहुत प्राचीन, एक एक मंदिर 2000 साल का 1500 साल का है, वहां पे पूजा पद्धति अगम शास्त्र के हिसाब से चल रहा है, और वहां पे संस्कृत में पूजा पद्धति है, पूरा अर्चना वगैरह, ये लोग उसमें वहां भी पॉलिटिक्स किए द्रविड़ पार्टी, बोले भाई संस्कृत में क्यों होगा केवल पूजा, भगवान तो हर भाषा की बात सुनेगा, आप तमिल में करो, तो तमिल में भी अर्चना होती है वहां पे, ऐसी नहीं है। नहीं, तमिल भाषा देखिए पूरा, मैं एक जिम्मेदारी से कहता हूं क्योंकि मेरी मातृभाषा तमिल है और ईश्वर की कृपा से बहुत हिंदी भी बोल लेता हूं, लेकिन ये जो तमिल भाषा की अपनी रिचनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो अपने आप में आध्यात्मिक है। जितने अद्वैतिक जो लिटरेचर है वो तमिल भाषा में है, जैसे संस्कृत में है, जैसे आप वेदांत की बात संस्कृत में आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, लिटरेचर मिल जाएगा, उतना ही तमिल में भी है। इसका मतलब उस समय की प्राचीन काल के समय में भाषा बड़ी नहीं थी, लेकिन ये जो सोच वेदांत, तो अद्वैत की जो हमारी जो मूल जो हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज रही है वो कॉमन थी भारतवर्ष में। पॉलिटिक्स के नाम पे या कोई भाषा के नाम पे हमेशा ये पॉलिटिक्स चली आई है, जिसकी वजह से आज कभी कभी बीजेपी को डिफेंसिव में रहना पड़ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने करेक्शन की है, मैं थोड़ा समय लेना चाह रहा हूं कि बीच में क्या हुआ। देखिए तमिलनाडु ऐसा जगह जहां अधिकांश लोग शिव जी की पूजा करते हैं, साथ में देवी उपासना करते हैं, गणेश जी की भी करते हैं, और दूसरी एक अवतार है जिसको बहुत वहां मानते हैं, वो शिव जी की जो छोटे पुत्र यानी कार्तिकेय, जिनको वो सुब्रमण्य, जो गणेश जी के छोटे भाई, जिनको वो माना जाता है जो अद्वैतिक ज्ञान जो है उसका एक प्रतिस्वरूप है लॉर्ड सुब्रमण्य, और शिव जी के हैं। तो वहां पे रिसेंटली क्या हुआ, एक जो मैंने जो कहा कि डीएमके के एक समर्थक में कितने पार्टी है, जो पेरियार, जो एक समय था कि राम मूर्ति तोड़ा गया, पेरियार के मूवमेंट में एंटी हिंदू फीलिंग जितने भड़के गए, उसमें एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप था जिस ग्रुप ने बीच में एक वीडियो चला दी, ये जो कार्तिकेय है जिनको वहां मुर्गा बोलते हैं या सुब्रमण्य, उनके खिलाफ एक वीडियो बना दी, भाई उनकी जो पूजा सब है ये क्या है, उसमें एक उन्होंने सेक्सुअल ओवरटोन्स देने की कोशिश की, जिसकी वजह से पहली बार पूर्णिमा जी तमिलनाडु में रिएक्शन हुआ और एडीएमके सरकार को एक्शन लेनी पड़ी, क्योंकि डीएमके हमेशा इस तरह का जब हिंदू वैल्यूज या हिंदू सिस्टम पे अटैक होती थी, ये हमेशा डीएमके चुप रहते थे, ये सोच के भाई हमारी ज्यादा सपोर्ट तो अल्पसंख्यक है, वो खुश होंगे अगर ये चलता रहे, वो भी गलत सोच है, लेकिन वो सोच, लेकिन पहली बार रिएक्शन हुई, और बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं, वहां के जो अध्यक्ष है उनका नाम भी मुरुगन है, वो दलित है, उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट शुरू कर दिया, भाई ये हिंदू के आस्था के प्रति कैसे क्यों छुप रहे हैं आप लोग। इस मूवमेंट का इस बार बीजेपी को बहुत ट्रैक्शन मिला, पहली बार एक राजनीतिक पार्टी और हिंदू की महत्व को लेकर एक मूवमेंट की, एक यात्रा भी की, अभी पिछले 6 महीने पुरानी घटना है, जिसके वजह से मैं देख रहा हूं कि पहली बार, मैं हिंदुत्व तो नहीं कहूंगा, बीजेपी की टाइप हिंदुत्व नहीं है, एक प्रकार से ये सोच सर्वधर्म की कर रहे हो, तब हिंदू धर्म की ऐसे क्यों इसकी आलोचना क्यों करते हो, उसको मजाक क्यों उड़ाते हो। तो एक प्रकार से ये फैक्टर भी इस इलेक्शन में है, लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा वो हमें देखना है। जी बिल्कुल। तो अब के तमिलनाडु इलेक्शन पर अगर हम वापस लौटे, तो क्या आपको लग रहा है कि चाहे डीएमके की बात हो चाहे एडीआईएमके की बात हो, कौन अपने नेता को, चाहे जयललिता या करुणानिधि, कौन ज्यादा उनको मिस कर रहा है, उनकी कमी को महसूस कर रहा है? देखिए एडीएमके ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि जयललिता एक प्रकार से अम्मा थी, केवल उस पार्टी के नहीं, उन नेताओं के नहीं, उनकी
कार्यकर्ता के लिए नहीं है। वो जयललिता एक प्रकार से अम्मा उनको जब बोलते थे, अम्मा का मतलब यही है कि भाई उनकी जितनी सोशल वेलफेयर स्कीम, इसीलिए आप देखेंगे पूर्णिमा जी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस होते हुए भी वो उन पर टिके नहीं, क्योंकि एक प्रकार से उनका माना जाते थे गरीब के लिए काम करते। काफी इन्होंने स्कीम्स वगैरह की। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखेंगे करुणानिधि जी का तबीयत बहुत समय से खराब था, लेकिन करुणानिधि के परिवार के अंदर की जो पॉलिटिक्स रही, आपको याद होगा, करुणानिधि के बड़े बेटे, एक ही मां से बड़े बेटे जो थे अड़गिरी, एम.के. अड़गिरी, जो केंद्र में मंत्री भी थे, वो स्टालिन के खिलाफ थे। तो इसीलिए करुणानिधि जी मुख्यमंत्री और स्टालिन उप मुख्यमंत्री करके ही चला। हम कह रहे हैं 2000 उस समय की 2005 से 2006 से लेकर 11 जो सरकार चली डीएमके की सरकार तमिलनाडु में, उस सरकार में करुणानिधि की तबीयत खराब होने के बावजूद वो कभी हैंड ओवर नहीं किए उनको। तो आज स्टालिन प्रचार कर रहे हैं कि मेरी फादर की विश थी कि उनके बाद मैं ही ये करूं। तो करुणानिधि का जो कार्यकाल में जो अच्छे काम हुए उसी को आगे बढ़ाने के लिए बार बार करुणानिधि नाम लेकर ही स्टालिन आगे जा रहे हैं। और यहाँ पर उस मतलब एडीएम की तरफ से यही कहा जा रहा है, ईपीएस यानी एडपाडी पळनिसामी यही कह रहे हैं भाई हमारा रूल को और 2 टर्म तो आपने देख चुके हैं, हमने इतने काम किया, कमी क्या रही है? तो कई कार्यक्रम उन्हीं के नाम पे कर रहे हैं। अम्मा कैंटीन जारी है, अम्मा मेडिसिन भी जारी है अम्मा के नाम। और दूसरी पूर्णिमा जी, ये हमारी ये डिस्कशन अधूरा रह जाएगा अगर हम वहां के जो फ्रीबीज की ना बात करें। वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दोनों पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ फ्रीबीज। इस बार डीएमके ने कहा कि भाई हर घर, जो घर में जो हाउसवाइफ है, जो घर चलाते हैं, उनके लिए हर महीना 1000 रुपया हम देंगे, डायरेक्टली उनको देंगे घर चलाने के लिए। उसको काउंटर में एडीके ने कह दिया कि हर परिवार को हम एक वॉशिंग मशीन दे देंगे और उनको 1500 रुपया दे देंगे जो हाउसवाइफ है, जो घर चला रहे हैं। और सरकारी नौकरी भी गारंटी हो रही है, हर परिवार जिसके पास कोई नौकरी नहीं है उनको सरकारी। तो इस तरह आप देखेंगे फ्रीबीज में बड़ी चक्कर चलती है वहां पे, जिन्होंने दोनों पार्टी ये स्कीम वो स्कीम। जयललिता देखिए पहली बार ये शुरू हुआ था स्कीम अन्नादुरई के समय, जब उन्होंने कहा था 1 रुपया में आपको 4.5 किलो चावल मिलेगा। बाद में तो उतना दे नहीं पाए, लेकिन वो ये फ्रीबीज भी बड़ी ये होती है कि मुफ्त में देने की बात जो है वोटर्स को अट्रैक्ट करने की, वो चाली लगी। और एमजीआर के समय उन्होंने जो पहली बार इंटायर इंडिया में पहली बार उन्होंने मिड डे मील स्कीम की कि बच्चे, क्योंकि वो खुद बहुत गरीब परिवार से आके फिल्म में बड़े हीरो बन गए थे, उनको वो याद था कि भाई अपनी माँ ने एक दिन के एक मतलब क्या बोलते हैं सिंगल मील के लिए बहुत कष्ट लेते थे, कितने घरों में काम करते थे, मतलब बर्तन मांजते थे, ये करके उनको खिलाया। तो वो उनको हमेशा एमजीआर ने एक स्कीम शुरू किया, भाई कम से कम अगर सरकार एक स्कूलों में एक खाना दे देते तो अपने आप में उस फैमिली पर बोझ कम हो जाता है बच्चों को ये करने में। जी तो ये पॉलिटिक्स तो एक बड़ा फैक्टर है इसमें कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी फ्रीबीज भी इसमें है। देखिए एडीएमके ने वॉशिंग मशीन बोली है, तो कभी पहले स्विंग मशीन था। जयललिता ने मंगलसूत्र में वो 2 ग्राम की वो सोना देने की, सोना ने भी दिया उन्होंने। तो ये तमिलनाडु में चलन है, लंबे समय से है ये ऐसा फ्रीबीज का। कभी कोई कुछ देने का वादा करता है, कभी कोई कुछ देने का वादा करता है, लेकिन देता भी है। तो अब अगर हम बात करें डीएमके की, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि एआईएडीएमके 2 बार सत्ता में रह चुकी हैं, अब क्या के वापस उनका समय आ गया कुर्सी पर बैठने का? वोटर्स के सेंटिमेंट्स कैसे हैं? क्या इस बार उनके राजनीतिक भविष्य की बात करें स्टालिन के, तो ये चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और वोटर्स किस तरफ वोटर्स का रुझान दिख रहा है? पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? देखिए ये सवाल अगर मैं 6 महीना पहले होता तब मैं कॉन्फिडेंटली कहता स्टालिन आ जाएंगे, जबरदस्त ये मेजॉरिटी लेके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो परिस्थिति अभी अब बनी है, अभी लेटेस्ट जो जिस तरह की कब ये चल रही है, लगता है कि स्टालिन को भी काफी कसरत करना पड़ रहा है और वो भी लाइटली नहीं ले रहे हैं। जितने से ओपिनियन पोल कुछ भी कहे, डीएमके भी लगे हुए, जमीन पर लगे हुए, क्योंकि एडीएम की तरफ से भी काफी लंबी कसरत हो रही है और ईपीएस यानी पळनिसामी ने भी काफी एडीएमके के ग्राउंड रिकवरी किया है।
इसलिए हो सकता है कि नतीजा ऐसा हो, डीएमके सत्ता सरकार बनाने के लिए उनकी ज्यादा मेजॉरिटी नंबर हो, लेकिन इतना भी नंबर नहीं है जो कंफर्टेबली बैठ सकेंगे। ऐसी एक परिस्थिति आ सकती है, मुझे लगता है। और देखिए, इसमें दो फैक्टर नहीं है जो अपने आप में एक है रजनीकांत, जो सुपरस्टार रजनीकांत, उन्होंने तय किया था वो आएंगे, पार्टी बनाएंगे और एक आध्यात्मिक राजनीति करेंगे करके, लेकिन पता नहीं क्या कारण था, उन्होंने अपने कोविड की जो मतलब तमिलनाडु की कोविड हालत दिखा विड्रॉ कर लिए, बोले कि मैं नहीं करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना पार्टी करूंगा। दूसरी फैक्टर शशिकला, जब शशिकला जेल से रहा हुआ आई, उसकी जो भतीजा है टीटीवी दिनकरन, जो एडीएम के छोड़ के अलग पार्टी बने, सबने सोचा होगा कि जयललिता शशिकला आएगी तो पार्टी तोड़ेगी और डीएम के लिए आसान कर देगी, लेकिन उन्होंने भी एक डिसीजन ले लिया कि मैं भी चाहता हूं कि जयललिता जिस पार्टी के खिलाफ लड़ी थी वो पार्टी हार जाए, तो वो भी कुछ गड़बड़ नहीं की। तो ये दो फैक्टर्स, रजनीकांत अगर आते डीएमके के लिए दिक्कत होता, कोई रजनीकांत के अनेक सपोर्टर्स वो प्रो डीएमके नहीं थे। अगर शशिकला एक्टिव होकर आती तो एडीएमके के लिए दिक्कत होता, लेकिन ये दो फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है जो लड़ाई जो है कांटे का टक्कर है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर ये में। और एडीएम के सामने सोशल कॉम्बिनेशन ठीक है, ये जो 1 ईयर और एडीएमके पीएमके और एडीएम के बीच अलायंस हुए वो अपने आप में। और अगर डीएमके के पक्ष में अगर बात देखें तो डीएमके ने जो अलायंस उनके 2019 में इतनी अच्छी सक्सेस मिली थी, वही अलायंस अभी भी जारी है। इसका मतलब मुझे लगता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक टाइट फाइट होगी। हो सकता है डीएमके को एडवांटेज हो, और उस एडवांटेज को कितना बढ़ा पा रहे हैं या कितना कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ एडीएमके जो पहली बॉट डाउन थी वो कितनी ऊपर आई है, कितनी रिकवर की है ग्राउंड, यही इस चुनाव का नतीजा वही बताएगा।